नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे जो थर्ड टाइप है जिसका नाम है डिविडेंड डिसीजंस। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है डिविडेंड का कि कब मेरे को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। तो देखिए द थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजंस दैट एवरी फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, कि भाई कब मेरे को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले बात करी कि भाई अगर मेरे पास कोई वायबल प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे पास कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है जिससे मैं ज़्यादा रिटर्न कमा सकता हूं, तो उस सिचुएशन में मेरे को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, मेरे को पैसा क्या कर देना चाहिए, इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर मेरी कंपनी के पास कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है तो बेटर है मैं क्या करूं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो देखिए क्या होता है कि भाई डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। The decisions involved here is now much of the profit earned by the company after paying the tax। इसका मतलब क्या हो गया कि पहली चीज तो क्या लॉस हो गया इसमें कि जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप डिविडेंड, उसमें आपको टैक्स का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। उल्टा गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करती है, एक टैक्स चार्ज करती है जिसका नाम होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब पूरी जो सिचुएशन होता है इसी पे डिपेंड करता है। देखिए अगर गवर्नमेंट डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, मेरा जो डिविडेंड होता है वो कॉस्टली हो जाता है, उसमें मेरे को ज़्यादा अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स देना पड़ता है और बहुत छोटा सा अमाउंट मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बचता है। तो देखिए इसके कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पहला अगर हम बात करें तो देखिए पहली चीज आती है अमाउंट ऑफ अर्निंग। दैट मींस डिविडेंड किस पे डिपेंड करता है, जो मेरी प्रेजेंट की अर्निंग है और जो मेरी पास्ट की अर्निंग्स है। अगर मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है तो उसी सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इसका मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना मेरे लिए मैंडेटरी चीज नहीं है। अगर मेरे पास प्रॉफिट है पास्ट का रखा हुआ या फिर प्रेजेंट का अगर कोई प्रॉफिट मैंने कमाया है तो सिर्फ उसी में से मेरे को क्या करना है, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकेंड इज स्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग। क्या बोल रहा है, अ कंपनी हैविंग अ स्टेबल अर्निंग इज बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर द हायर डिविडेंड्स। इसका मतलब अगर मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है वो स्टेबल रेट से आ रहा है, मींस मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ वो स्टेबिलिटी के साथ कमा रहा हूँ या फिर मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, डिविडेंड को डिक्लेयर करता हूँ। अगर मेरी अनस्टेबल इनकम है, मींस आज मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, नेक्स्ट ईयर मैंने 50 लाख का ही प्रॉफिट कमाया, तो इस केस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा प्रॉफिट के अंदर, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो जो डिविडेंड होगा वो भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, कम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड। ये क्या बोल रहा है, कंपनी जनरली फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पर शेयर। इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसमें बेटर सिचुएशन ये होती है हमारे सामने कि जो डिविडेंड है उसको कम रेट से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इससे फायदा क्या होगा कि भाई आपकी एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। अगर आप ज्यादा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं तो भी आप कम रेट से डिविडेंड दीजिए, अगर आप कम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो भी आप कम रेट से डिविडेंड दीजिए। तो क्या होगा, जो इन्वेस्टर है उनके माइंड में क्राइटेरिया सेट हो जाएगा कि भाई हमको क्या है, एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिल रहा है और कंपनी क्या है, स्टेबल है। तो इसका मतलब हमेशा जो डिविडेंड रखना चाहिए वो आपको क्या रखना चाहिए, स्टेबल रखना चाहिए, जिससे इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है, किसके अंदर, कंपनी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ये क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कंपनीज हैविंग अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रिटेन मोर मनी आउट ऑफ देयर अर्निंग्स। जो हमने बात करी कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट अपने पास रिटेन करके रख लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या करो, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैश फ्लो पोजीशन, इसका मतलब कि भाई जो भी पेमेंट आप करेंगे डिविडेंड के फॉर्म में, उससे क्या होगा, आउटफ्लो ज़्यादा होगा। अ कंपनी में अर्निंग अ प्रॉफिट बट में शॉर्ट ऑन दी कैश। देखिए क्या होता है, इससे कंपनी को नुकसान होता है। सारे एफर्ट्स तो लगाए किसने, कंपनी ने, लेकिन जो प्रॉफिट कमाया वो ले कौन गया, शेयर होल्डर्स ले गया। तो बेसिकली कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट उनको एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस। देखिए शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंस के बारे में बात करें तो while declaring a dividends, management must keep in mind the preference of the shareholders in this regard.
देखिए जब आप कोई भी प्रॉफिट को इन्वेस्ट करते हो मार्केट के अंदर तो आपको शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जो रिटर्न है वो है किसका, शेयर होल्डर्स का। अगर वो चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करो मार्केट के अंदर तो ही आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन जो शेयर होल्डर है वो चाहता है कि नहीं मुझे रिस्क नहीं लेनी, मेरे को मार्केट में फंड्स इन्वेस्ट नहीं करने, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या करना पड़ता है, आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारी टैक्सेशन पॉलिसी। इसके बारे में बात की जाए, अगर टैक्स ज्यादा है, ठीक है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कब तो आपको डिविडेंड देना और कब उसको रिटेन अर्निंग के फॉर्म में रखना है। देखिए अगर टैक्स रेट ज्यादा लगा रही है गवर्नमेंट किसके ऊपर, डिविडेंड के ऊपर, तो बेटर है अभी आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट मत करो, क्योंकि मेजर पार्ट तो कौन ले जाएगी इसमें से, गवर्नमेंट ले जाएगी, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो उसमें से मेजर पार्ट किसके पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास। तो अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो बेटर है आप अभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट मत करो, उसको रिटेन फॉर्म की अर्निंग में रख लो, ठीक है। जैसे ही टैक्स रेट गवर्नमेंट कम करेगी, डीडीटी की रेट कम होगी, आप क्या करो, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। देखिए ये क्या कह रहा है, large and reputed companies generally have easy access to the capital market and therefore may depend less on the retained earnings। इसका मतलब क्या है, एक ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, जिसने अपनी गुडविल मार्केट में अच्छी बना रखी है, उसको कैपिटल मार्केट से इजीली लोन या फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है और उसको इतनी ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक कंपनी है जो नई है, आज ही फॉर्म हुई है या उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कैपिटल मार्केट में लिस्ट हुए उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में आपको किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, रिटेन अर्निंग्स पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। नेक्स्ट आता है लीगल कंस्ट्रेंट। इसका मतलब कि भाई जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको जो लॉ प्रिवेलिंग है, जो लॉ गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, उन लॉ को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आपको जो भी डिविडेंड है उसको 7 ईयर्स के लिए रिजर्व में रखना पड़ता है। अगर किसी शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं किया, आप उस फंड को यूज नहीं कर सकते, 7 ईयर्स के लिए वो उसी अकाउंट में रखा रहेगा। उसके बाद भी क्लेम नहीं किया तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो कुछ लॉ गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, वो लॉ आपको फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरी चीज यहाँ पे बात होती है कंपनीज एक्ट। देखिए कंपनीज एक्ट 2013, जब आप कोई भी कंपनी ओपन करते हो तो कंपनीज एक्ट 2013 आपको फॉलो करना पड़ता है। उसके जो 480 सेक्शंस आपको डिफाइन कर रखे हैं वो आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर क्या लगेगा, रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है। फिर कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट, ये क्या कह रहा है, व्हाइल जनरेटिंग अ लोन्स टू द कंपनी समटाइम्स द लेंडर में इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन द फ्यूचर्स। देखिए क्या होता है, जब हम डिविडेंड की बात करते हैं, ठीक है, तो डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट है कंपनी का। तो जब हमने लोन ले रखा है क्रेडिटर्स से, तो क्रेडिटर्स क्या चाहेंगे, पहले हमारा पेमेंट होना चाहिए। आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए, पहले आप हमारा पेमेंट कीजिए, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं। तो जब हम हियरार्की की बात करते हैं पेमेंट की, तो पहले हमें किसका पेमेंट करना पड़ता है, क्रेडिटर्स का पेमेंट करना पड़ता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग, देखिए कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है, जब हमने हमारा सिलेबस स्टार्ट किया था तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या ली थी, प्लानिंग ली थी। प्लानिंग में क्या किया जाता है, एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया जाता है, एक आइडिया प्रिपेयर किया जाता है कि हमें आगे एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म करनी। तो देखिए जनरली क्या होता है, एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो फ्यूचर ऑपरेशंस के बारे में बताता है कि भाई जब हम फ्यूचर में काम करेंगे तो क्या क्या तरीका होगा हमारा काम करने का। जब आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए भी एक शेड्यूल बनाया जाता है कि भाई आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कितने टाइम में कवर अप करने, तो वो क्या होता है, एक तरीके की प्लानिंग होती है। सेम ही मेथोडोलॉजी क्या करते हैं, बिजनेस अडॉप्ट करता है। कोई भी काम करने से पहले एक प्लानिंग की जाती है, क्योंकि प्लानिंग से क्या मिलता है, हमें एक आइडिया मिलता है कि भाई कितना तो हमारा एक्सपेंडिचर होने वाला है फ्यूचर में और उस एक्सपेंडिचर से कितना प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। तो देखिए क्या है, if an adequate funds are not available, the firm will not be able to honor its commitments and carry out its plan। तो देखिए सबसे बड़ा इशू जो हमारे सामने आता है वो किस चीज का आता है, फंड्स का, पैसों का। अगर हमारे पास एडिक्वेट फंड्स नहीं होंगे तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि भाई हम हमारे जो कमिटमेंट्स है कि भाई हम आपको अच्छा रिटर्न देंगे, अच्छा डिविडेंड देंगे, तो वो कमिटमेंट्स फर्म जनरली पूरा नहीं कर पाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा हुआ है कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्राइव्स टू अचीव द फॉलोइंग ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट थिंग इज टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इसका मतलब देखिए जब हमने पहले से प्लानिंग करके रख ली चीजें, हमको सब चीज सेट है माइंड में, तो हमारे पास एक चीज क्लियर हो गई कि पहली चीज तो फंड्स कहां से आएगा,
कैसे हमें फंड्स को अरेंज करना है वो चीज हमने डिसाइड कर ली। पहली दूसरी चीज, दिस इंक्लूड्स प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट पर्पस सच एज फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और मीट डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब जो फंड्स मेरे पास अरेंज हुए उस फंड में से कितना पैसा तो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और कितना मेरे को किसके लिए रखना है, शॉर्ट टर्म के लिए। जो लॉन्ग टर्म वाला फंड है वो तो इन्वेस्ट रहेगा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब तक बिजनेस रन करेगा। मतलब जब लॉन्ग टर्म की बात की जाती है तो वो फंड इन्वेस्ट रहता है 5 ईयर से ज्यादा टिल द कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस। और अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो ये एक ऐसा फंड है जो मेरे को रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज, जैसे मेरे को अपना इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है, मेरे को सिक्योरिटीज जो गार्ड्स रखे हुए हैं मैंने उनका पेमेंट करना है, मेरे को सैलरीज देनी है लोगों की, तो उसके लिए भी मेरे को फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो जनरली बिजनेस की अगर बात की जाए तो दो ही जगह मेरे फंड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, फर्स्ट होता है लॉन्ग टर्म और सेकेंड होता है मेरा शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो क्या पॉइंट है, देखिए, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज द रिसोर्सेज अननेसेसरीली। देखिए, अगर जितना फंड्स मेरे को जरूरत है उससे ज्यादा मैंने फंड्स को अरेंज करके रख लिया तो उससे क्या होगा, मेरे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स स्टार्ट हो जाएंगे। मींस जो एक्सपेंडिचर्स मेरे लिए एडिक्वेट है ही नहीं, जो मेरे बिजनेस को कोई रिटर्न नहीं दे रहे, लेकिन उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आज 10 लाख की जरूरत है, ठीक है, 10 लाख रुपीस की जरूरत है मेरे को, लेकिन जो मार्केट से बोरोइंग रेट थी वो बहुत कम थी। सपोज मेरे को 5% की रेट से क्या मिल रहा था, लोन मिल रहा था। तो मैंने क्या किया कि भाई 5% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 लाख की जगह 20 लाख का फंड लेकर रख लिया। तो जो एक्स्ट्रा 10 लाख मैंने लिया उसका मेरे को आज तो कोई यूटिलाइजेशन है नहीं, लेकिन अब क्या हुआ, ज्यादा पैसा आने की वजह से मेरे को ज्यादा रिटर्न सामने वाले को देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जनरली कंपनी, इफ देयर इज सम सरप्लस मनी, गुड्स फाइनेंशियल प्लानिंग वुड बी पुट फॉर द बेस्ट पॉसिबल यूज। अब मेरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैंने ज्यादा फंड ले भी लिया, ज्यादा पैसा ले भी लिया, तो मैं उसको क्या करूं, एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं जिससे मेरे को कुछ रिटर्न मिल पाए। इसका मतलब अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट को क्या किया जा सके, रोका जा सके। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, Financial planning is done for the 3 to 5 years. For longer period it becomes more difficult for and less useful. जनरली जो प्लानिंग की जाती है, देखिए क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंजिंग है, जो सिनेरियो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। हमने पहले भी बात करी कि जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है बिजनेस को लेकर। आज बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है, फ्यूचर में देगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो जनरली क्या होता है, जो प्लानिंग की जाती है वो बेसिकली 3 to 5 ईयर्स के लिए की जाती है। आप इसे मार्क कर सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है एट द पॉइंट ऑफ केस स्टडीज। तो इसमें ये बोला गया कि भाई जो जनरली प्लानिंग की जाती है वो 3 to 5 ईयर्स के लिए की जा सकती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। प्लान्स फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस आर टर्म्ड एज बजट्स। देखिए बजट्स का मतलब क्या होता है, बजट बनाया जाता है फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर या एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट्स को प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि पूरे साल में हम कितना एक्सपेंडिचर करेंगे और उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा उसी को क्या बोला जाता है, बजट। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहां से आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे इसके इंपॉर्टेंस की। देखिए इंपॉर्टेंस में क्या लिखा हुआ है, देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल प्लानिंग। क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल प्लानिंग फॉर एनी बिजनेस एंटरप्राइज। इट एम्स एट अनेबलिंग द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी रेस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमिंग ऑफ फंड्स एंड हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आज हमने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, आज हमने पैसे की प्लानिंग कर ली, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी भी हमारे सामने आती है तो हमारे पास पता रहेगा कि फंड्स कहाँ कहाँ से अरेंज किए जा सकते हैं, तो हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन हमने कोई प्लानिंग ही नहीं करी, हम डायरेक्टली बिजनेस एक्टिविटीज करने लग गए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में हमें फ्यूचर में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि भाई फंड्स आएंगे कहाँ से। हमें एट द पॉइंट सोचना पड़ेगा फंड्स कहाँ कहाँ से अवेलेबल किए जा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा ज्यादा टाइम एक्सपेंडिचर होगा, हमें कॉस्टली फंड्स लेने पड़ेंगे, जहां से अवेलेबल हो रहे हैं वहीं से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, बिजनेस के लिए एक एडवर्स सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट बात करें कि भाई इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट हैपेंड इन द फ्यूचर एंड इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग एंड हैपनिंग द फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन। इसका मतलब क्या है कि भाई डिफरेंट बिजनेस सिनेरियो के अंदर कि भाई अगर मैंने सिर्फ इतना ही प्रॉफिट कमाया जितना मैंने एक्सपेंडिचर किया, ब्रेक इवन, या मैं प्रॉफिट कमा ही नहीं पाया, अलग अलग सिचुएशन के अंदर मैं कैसे अपने फंड्स को मैनेज कर सकता हूँ, वो चीज़ मैं प्लान कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कुछ और पॉइंट्स है इसके, उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग द बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस एंड हेल्प द कंपनी इन प्रिपेयरिंग इन फ्यूचर। देखिए एक ऐसी सिचुएशन जो मेरे सामने एकदम से आ जाती है कि भाई मेरे बिजनेस को नुकसान होने वाला है और मैं उसकी प्लानिंग करके बैठा ही नहीं हूं, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, मेरे को ज्यादा लॉस बियर करने पड़ सकते हैं और बिजनेस को क्लोज डाउन भी करना पड़ सकता है। It helps in coordinating various business functions such as sales, production function by providing clear policies and procedures. जनरली क्या होगा कि अगर मेरे पास फंड्स अवेलेबल है, मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी है, तो मैं अपने सारी बिजनेस की एक्टिविटीज को कंटिन्यू रख सकता हूँ। जो प्रोसीजर मैंने अडॉप्ट किया उस प्रोसीजर को मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली फॉलो कर सकता हूँ। नेक्स्ट, डिटेल प्लान्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर द फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस वेस्टेज। जनरली क्या होगा कि अगर मैंने प्लानिंग सही तरीके से कर रखी है तो जो वेस्टेज है रिसोर्सेज का उसको रोका जा सकता है, जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है उसको भी रोका जा सकता है। इसका मतलब कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा फंड्स का क्या किया जा सकता है, अरेंजमेंट किया जा सकता है। इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। इसका मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है बिजनेस के साथ उसको भी कंट्रोल कर सकता हूं और अपने फ्यूचर के बिजनेस एक्टिविटीज को भी क्या किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है, कंजर्व किया जा सकता है, ताकि फ्यूचर में मेरे को बिजनेस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑन द कंटिन्यू बेसिस। इसका मतलब कहां मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और कहां से वो फाइनेंस मेरे पास अरेंज होगा, उसका अरेंजमेंट मैं आज ही कर लूंगा अगर मैंने प्लानिंग कर रखी है तो। नेक्स्ट, by spelling out the detailed objectives of various business segments, it makes evaluation of the actual performance easier. इसका मतलब अगर मेरे पास एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर हो रखा है कि कैसे कैसे मेरे को बिजनेस एक्टिविटीज करनी है, तो उस ब्लूप्रिंट का रेफरेंस लेकर मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता हूँ और ज्यादा प्रॉफिट क्या कर सकता हूँ, अर्न कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, this is all for today's chapter. We will continue our topics in the next video. Till then, please revise all the topics taught to you. Thank you and have a nice day.